हेलो क्लास। हेलो सर। वेलकम दोस्तों, मैं पंकज साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं नेट से 11 के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का हम अध्ययन कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में का ये हमारा तीसरा क्लास है। अभी तक हमने शिक्षण की अवधारणा, परिभाषा, उसके अर्थ और शिक्षण के स्तर हैं, इनको हमने देखा है और आगे की क्लास हम देखेंगे। इसमें हम आज चर्चा करेंगे शिक्षण की प्रकारों या शिक्षण के वर्गीकरण। शिक्षण का वर्गीकरण हम देखते हैं तो वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है ना। अगर हम निर्देशात्मक उद्देश्यों के आधार पर अगर देखें तो दो लोगों का वर्गीकरण इसमें महत्वपूर्ण है। पहला है बेंजामिन ब्लूम और दूसरा जेगने और ब्रिक्स, ये दोनों का वर्गीकरण है। तो पहला देखते हैं हम बेंजामिन ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षा का जो उसका ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, ज्ञान का क्षेत्र, जिसको डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब ज्ञान का क्षेत्र या ऐसा स्थान जहां नॉलेज का भरमार है, सूचनाओं का भंडारण, इसको क्या कहा जाता है? डोमेन। ठीक है। तो उस डोमेन के आधार पर उन्होंने 3 भागों में शिक्षा के क्षेत्र को या शिक्षा का वर्गीकरण किया है। पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावनात्मक क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है। तो इसको 3H से भी उन्होंने प्रदर्शित किया है। 3H क्या है देखते हैं। पहला H है हेड, है ना, मतलब हमारा सिर, मस्तिष्क, बुद्धि। ठीक है। दूसरा H है हार्ट, यानी कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। और तीसरा जो है वो है हमारा हैंड, है हमारा हैंड। तो इसी को हम देखेंगे। 1956 में इन्होंने अपना टेक्सोनॉमी जो है उसको दिया था। पहला जो टेक्सोनॉमी है उसमें ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब इसमें एक शब्द आया है संज्ञान। ठीक, तोड़ते हैं इसको। संज्ञान, संज्ञान का अर्थ क्या होगा? इससे बना है संज्ञान। सम धन ज्ञान। ज्ञान का मतलब हम जानते हैं नॉलेज, जानकारी। अच्छा, जो सम धन ज्ञान मतलब ज्ञान के समान। ठीक, मतलब संज्ञान मतलब हम कह सकते हैं, संज्ञान का अर्थ होता है चीजों को जानना, समझना, है ना, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये किसमें आ जाती है? संज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो इसको क्या बोला गया है? हेड लेवल। ठीक है। 3H बताया ना। पहला H क्या बोले उसमें? हेड। हेड मतलब बुद्धि, है ना, ज्ञान। तो ये वाला क्षेत्र जो है अपना इससे रिलेटेड है हेड से। ठीक है। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, है ना, कॉग्निटिव डोमेन भी बोल देते हैं इसको। इसके अंतर्गत इसके अलग अलग चरण आते हैं। ठीक है। पहला चरण है ज्ञान का चरण। ज्ञान यानी जानकारी, ठीक, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? जो अपन शिक्षण का स्तर देखे थे तो पहला स्तर क्या था? स्मृति स्तर, उसके ऊपर बोध स्तर, बोध स्तर के ऊपर विचार। तो ठीक वैसे ही ये भी इसका टेक्सोनॉमी जो है वैसा ही बना हुआ है। पहला जो लेवल आता है ज्ञान का आता है, इसमें वस्तु की जानकारी, उसकी जानकारी स्मरण रखने से है। ठीक है। इसका संबंध किससे है? किसी वस्तु या किसी वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से इसका संबंध। ठीक है। मतलब जब हम किसी चीज को, मेमोरी लेवल का ही टीचिंग है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बोध, समझ का स्तर। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, बोध अर्थ मतलब समझने की क्षमता संबंधित है। जब हम हमारा फर्स्ट लेवल का लर्निंग हो जाता है तो हम किस में पहुंचते हैं? बोध स्तर के या समझ स्तर के लर्निंग में, है ना। तो ये जो है ज्ञान के ऊपर रखा उन्होंने बोध। बोध जब हो जाता है या हमें नियमों सिद्धांतों की जानकारी हो जाती है, फिर उसके बाद
अगला चरण आता है उसके उपयोग। ठीक है, कोई भी ज्ञान जब तक उसका उपयोग नहीं होगा तब तक कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। तो ये जो ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद आप उसका उपयोग या एप्लीकेशन है। ठीक है, यह स्तर अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मतलब जो नॉलेज जो है किताबी ज्ञान है उसको आप किस में ला रहे हो? धरातल में ला रहे हो। ठीक है, मतलब इससे ऊपर का स्तर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप जानकारी को, है ना, समझ गए हो, उसको उपयोग कर ले रहे हो, तो फिर अगला जो स्तर आएगा, जिस बौद्धिक मतलब विकास के एक प्रकार से स्तर कह सकते हैं, इसमें आता है विश्लेषण, एनालिसिस का। ठीक है, विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना से घटकों को विभाजित किया जाता है जिससे उसका सही अर्थ निकल सके, मतलब उसको तोड़ना। पहले भी पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि चीजों को तोड़ना, उसको गहराई से समझना, है ना, उसको सही अर्थों में उसको हमको ग्रहण करना, ये कहलाता क्या? विश्लेषण। ठीक, अगला इसके बाद आता है संश्लेषण। इस पर भी चर्चा हमने किया था। संश्लेषण मतलब विभिन्न घटकों को जोड़ करके नया घटक बनाना। ठीक है, तो जब हमको ज्ञान है, उसका समझ है, उसका उपयोग कर रहे हैं, हम चीजों का विश्लेषण भी कर ले रहे हैं, है ना, तो एक उससे जब ऊपर के लेवल पे आते हैं तो वो हो जाता है अपना सिंथेसिस या संश्लेषण का स्तर। ठीक है, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है, मतलब ये तोड़ने का काम करता है, घटकों को अलग अलग घटकों में बांट देता है चीजों को, और ये क्या करता है? अलग अलग घटकों को जोड़ देता है। ठीक है, तो जब विश्लेषण कर लेगा, कोई एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई लर्नर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहा है, तो वो पहले क्या करेगा? टीवी या रेडियो या फिर कंप्यूटर क्या करेगा? वो खोल लेगा। ठीक है, मतलब ये क्या होता है? विश्लेषण, उसके अलग अलग पार्ट्स को खोल लेगा। तो जब खोल लेगा तो अब उसको भी जोड़ भी देगा ना, तो पहला क्या आएगा? विश्लेषण, उसके बाद आएगा संश्लेषण। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मेन जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक है, इसको कब किया था? बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। ठीक है, आगे चल करके 2001 में इसको रिवाइज किया गया। ठीक है, और रिवाइज करके थोड़ा उसमें बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? इसको देखते हैं। पहला स्तर नॉलेज। अच्छा, ये जो था ये क्या था? ये नाउन था, संज्ञा था। ठीक है, उसको किस में बदल दिया गया? वर्ब में बदल दिया, क्रिया में बदल दिया गया। नॉलेज ज्ञान, तो ज्ञान को हम क्या करते हैं? करना है, याद। ठीक है, रिमेम्बर। फिर उसके बाद बोध, कॉम्प्रिहेंशन, ये भी नाउन है। ठीक है, बोध, बोध को क्या करते हैं? बोध में क्या होता है? कौन सी क्रिया आती है? समझने की क्रिया। ठीक है, वैसी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो मतलब अप्लाई करना। ठीक है, वो क्या हो जाता है? एप्लीकेशन, उसका वर्ब हो गया अप्लाई, है ना। एनालिसिस, एनालाइज। ठीक है, ये वाला जो स्तर था इसको थोड़ा बदल दिया गया। ठीक है, जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण, है ना, संश्लेषण मतलब नया चीज का निर्माण, क्रिएशन, क्रिएट करना। ठीक, और इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो व्यक्ति पहले निर्माण नहीं करता है, पहले वो मूल्यांकन करना सीखता है। अगर मूल्यांकन कर लेता है तो ही वो क्या करेगा? वो नए चीज का निर्माण या क्रिएशन कर सकता है। तो इसमें क्या हो गया? ये थोड़ा अदला बदली हो गया। पहले इवैल्यूएशन का हो गया, इवैल्यूएट, और ये जो है इसके 5वें स्तर पर आ गया, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तर हो जाता है इसमें क्रिएट। ठीक है, इससे अपने को लेवल स्टूडेंट का स्तर या शिक्षण का स्तर भी इसी में छुपा हुआ दिख रहा है ना, है ना। सबसे फर्स्ट लेवल का लर्निंग, है ना, स्मृति स्तर का शिक्षण, रिमेम्बर, याद करना, रटना, याद कर लेना। उसके बाद समझ के स्तर आ गए, बोध का स्तर आ गया, समझना चीजों को, सिद्धांतों को, नियमों को। ठीक है, उसके बाद अगर नियम सिद्धांत की अपनी समझ है तो हम उसको व्यवहारिक जीवन में उसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ठीक, उपयोग कर रहे हैं, और फिर नए चीजों का भी क्या करना सीखना है अपने को। उपयोग करने के साथ साथ फिर उसके आगे का लेवल आ जाता है जिसमें बौद्धिक क्षमता इस स्तर पर आ जाता है कि वो चीजों का विश्लेषण करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है। ठीक है, इससे ऊपर का फिर उसके बाद अगर एनालिसिस कर ले रहा है ना, चीजों का विश्लेषण कर ले रहा है, तो फिर मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अगर चीजों को आप विभिन्न घटकों में तोड़ दे रहे हो, उसको अलग अलग उसके भागों में आप देख ले रहे हो, तो फिर आप उसका मूल्यांकन भी कर सकते हो। ठीक है,
अब चाहे सामाजिक स्तर पर हो या फिर क्या कहते हैं विज्ञान के स्तर पर हो, आप चीज़ों को जब उसके घटकों में आप देखोगे अलग अलग, तो फिर उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपका विश्लेषण होगा, उसके बाद उसका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन कर लेने में अगर सक्षम है विद्यार्थी, इस स्तर पर उसका मानसिक विकास हो चुका है, तो फिर वो किस स्तर पर पहुंचता है, वो क्रिएशन के, है ना, नए चीज के निर्माण के, है ना, कोई डिजाइन बनाना है ना, किसी नया विचार को जन्म देना है, मौलिक विचार को जन्म देना है, तो वो सब किस में आ जाता है, कौन से लेवल में आ जाता है, क्रिएटिव लेवल का। क्लियर है? तो ये क्या था, उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र, हेड वाला हिस्सा। ठीक है, अलग अलग उद्देश्य के आधार पर, मतलब शिक्षा को अगर हम देखें तो शिक्षा को देखना, एक होता है ज्ञान पर आधारित शिक्षा, ठीक है, एक होती है भावना पर आधारित शिक्षा, है ना। हम बच्चा जो है, स्टूडेंट जब बड़ा होता रहता है तो वो केवल चीजों को ही नहीं सीखता है ना, वो अपनी भावनाओं, नई नई चीजों, नई नई भावनाओं को भी सीखता है। ठीक है, सम्मान करना सीखता है। ठीक है, किसी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितनी भी भावनाएं अपनी आती हैं, ठीक है, ये अपने बड़ों का सम्मान करना, दोस्तों का सम्मान करना, है ना, और संबंधों को समझना। ठीक है, वहां पर क्या आता है, संबंध, दो संबंध है तो उसके बीच में दोस्त है, दुश्मन है, ये क्या भावनात्मक चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी ये सीखने का ही स्तर होता है। ठीक है, इसको भी इन्होंने सेकेंड एज मतलब हार्ट में इन्होंने स्थान दिया है ना, भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोला है इन्होंने, भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र। जितने भी जो फीलिंग्स है वो क्या है, भाव है। ठीक है, इसको, इसका भी इन्होंने अलग अलग इसका स्तर जो है उन्होंने बनाया है ना? इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभावों या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इसके जैसी अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है ना। इसके 5 स्तर है। पहला है आग्रहण। ठीक है, ग्रहण मतलब रिसीव करना, ठीक है, प्राप्त करना, है ना, चीजों को जो भी सुनने की इच्छा होना, है ना, जानने की इच्छा होना, प्राप्त करने की इच्छा होना, यहीं से तो नॉलेज स्टार्ट होगा। तो जब स्टूडेंट जब इस लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे आता है, तो उसमें पहले क्या पैदा होता है, चीजों को ग्रहण करने की इच्छा पैदा होती है। तो वो किस लेवल पे हो रहा है, वो हार्ट के लेवल पे हो रहा है ना। तो ये इसीलिए इसको किस में रखा गया है, भावात्मक ज्ञान के क्षेत्र में। उसके दूसरा स्तर आता है आकलन, वैल्यूइंग। एक्चुअल में ये जो है अलग अलग जगह में अलग अलग मिलता है। इसके बाद आता है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, सेकंड लेवल में आता है रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट पेज में देखेंगे उसको। सेकंड पेज में आता है रिस्पॉन्डिंग या प्रतिक्रिया। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग, अटेंडिंग, जानना, समझना, समझने की इच्छा पहले पैदा होगी, फिर उसके बाद उसमें उसको प्रतिक्रिया देगा, उसके अंदर से क्या निकलेगी, प्रतिक्रिया निकलेगी, है ना। वो उसको क्या कहते हैं, क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसमें सहभागिता देगा। ठीक है, जैसे समझ आ रहा है उसको, तो फिर वो टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन किया, ठीक है, उसको उसने एक्सेप्ट किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसको जवाब देगा। मतलब वो क्या कर रहा है, इस प्रोसीजर में जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसमें वो अपनी सहभागिता निभा रहा है। ठीक है, तो सेकंड लेवल क्या आ जाता है इसमें, भावात्मक ज्ञान के क्षेत्र में रिस्पॉन्डिंग या प्रतिक्रिया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आता है वैल्यूइंग। ठीक है, मूल्यांकन करना या मूल्य देना। ठीक, सही है, गलत है। ठीक, मतलब अगर चीज को वो उस प्रक्रिया में है, ग्रहण कर रहा है, उसमें सहभागी हो रहा है, फिर उसके बाद उसकी क्या महत्ता है ना, जो ज्ञान वो ले रहा है उसके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, इस चीज को क्या करने लग जाता है, परखने लग जाता है। ये तीसरा लेवल क्या जाता है, वैल्यूइंग या मूल्यांकन। इसके बाद का लेवल आता है संयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, है ना, संश्लेषण जैसा ही है, चीजों को मिलान करने संबंधित है। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। वैल्यूज बिकम सिस्टमैटिक, कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज एंड चॉइसेस, बिगिंस टू ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइज वैल्यूज, है ना।
मतलब वो जो ज्ञान है उसको महत्ता दे रहे हैं, महत्ता देने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उसको संयोजित कर रहा है या संगठित करने का प्रयास करेगा, उसको उसका मतलब बौद्धिक स्तर जो है पहले से मतलब इस स्तर से और ऊपर उठाने का वो प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे इसका अंतिम स्तर आ जाता है कैरेक्टराइजेशन या निरूपण। ठीक है, इसमें अंतर करना, अभिव्यक्ति, इस टाइप की जो बिंदु है आते हैं। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ से जब इधर आते हैं अपन, है ना, आग्रहण से निरूपण तक, तो उसका जो भावनात्मक प्रशिक्षण का कार्य है लर्नर का, है ना, उसमें भी उसको भावनात्मक स्तर में भी वो सीखता जाता है। ठीक है, ज्ञान को ग्रहण करना, उसमें सहभागी बनना, है ना, उसकी महत्ता को समझना, है ना, फिर उसके बाद उसका बौद्धिक स्तर इस स्तर पर आ जाता है कि वो चीजों को या ज्ञान को संयोजित करता है, मिलाता है, एक दूसरे से मिला करके नया चीज अपने से समझने का प्रयास करता है ना। फिर उसके बाद उसको क्या करने का प्रयास करता है, उसको एक प्रकार से निरूपण, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एक अर्थ हम इसको भी प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, चीजों को समझ रहा है, उसको प्रस्तुत करने के स्तर पर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपना भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र, है ना, एफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एच में हैंड। हैंड जो है वो है आपका स्किल से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कोई चीज आप कर ले रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइकोमोटर डोमेन। मनोगत्यात्मक या मनोसंवेदात्मक या मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है ना। ये तकनीकी कौशल अधिग्रहण से संबंधित है। तकनीकी कौशल, गाड़ी चलाना सीखना है ना, कुछ मशीन का उपयोग करना सीखना है, या फिर कोई कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो ये क्या हो गया, ये आपका कौन सा एरिया आ गया, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, मतलब यहाँ का समझ सीखना हो गया, है ना, भावनात्मक स्तर पर शिक्षण हो गया। फिर उसके बाद आता है एक लेवल और है, ये अलग अलग क्षेत्र है ना, ऐसा नहीं कि ये जो बताया ना, शुरुआत कहाँ से ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र, फिर उसके बाद भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र, फिर उसके बाद मनोसंचालित ज्ञान का क्षेत्र। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम तकनीकी कौशल या फिर तकनीकी कौशल की अगर बात कर रहे हैं, तकनीकी कौशल सीखने की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है इस तकनीकी कौशल सीखने में वो ज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकता है और उसी में भावात्मक ज्ञान का क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम तकनीकी कौशल के अधिग्रहण को देखते हैं तो वो किसमें आ जाता है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में आ जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेज आता है प्रतिरूपता, इमिटेशन। मतलब शुरुआत में जो विद्यार्थी रहता है वो जो भी सिखाने वाला रहता है ना, उससे देख करके वैसा ही करने का प्रयास करता है, तो ये क्या हो जाता है, प्रतिरूपता। ठीक, जैसे आप बच्चे लोग को देखे होंगे कि माता पिता जैसा कर रहे हैं, है ना, वैसा ही वो भी करने लग जाता है ना। पिताजी जो है वो रोज पूजा कर रहे हैं घर में, सुबह सुबह उठ के, तो बच्चा भी क्या करेगा, अगरबत्ती लेकर के घुमाते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या है, प्रतिरूपता का उदाहरण है। ठीक है, मतलब इस स्तर में शिक्षार्थी क्या करता है, कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास करता है जिस रूप में वो दूसरे को देखता है या शिक्षक को देखता है जैसा करते हुए। फिर दूसरा स्तर आ जाता है इसमें हस्त कौशल या कार्य साधन, मैनिपुलेशन। इस स्तर पर वो देख करके करने का प्रयास करता है। फिर इस स्तर पर आने पर वो स्वयं ही उस मशीनरी को या फिर वो टूल को उपयोग करने का प्रयास करता है। ठीक है, बच्चे को क्या बोलते हैं, जब लिखना सिखाते हैं तो जब देखता है कि हम पेन ऐसा पकड़ते हैं, तो बचपन में क्या होता है, कुछ भी चौक और बत्ती वगैरह पकड़ता है और कहीं भी चलाने लग जाता है ना। क्यों चला रहा है वैसा, क्योंकि वो किसी को देखा होगा चलाते हुए ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसको पकड़ करके ABCD लिखाना सिखाया जाता है। मतलब वो किस लेवल पे आता है, वो हस्त कौशल या कार्य साधन, मतलब वो टूल को स्वयं जो है उपयोग करना या अपने से स्वतंत्र होकर उपयोग करना सीखता है। ठीक है, गाड़ी जैसे सीखने जाओगे तो पहले जो गाड़ी सीखना रहता है, तो जब चलाए नहीं हो या साइकिल चलाए नहीं हो तो मन में ही आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं साइकिल, ऐसा आया रहोगे
या जो गाड़ी चलाना सीखोगे वो भी ऐसा ऐसा होता है, करते हैं, ऐसे चलता है, ऐसा करके माइंड में आया रहा हो, ठीक है। बच्चे लोग को भी देखते रहोगे, वो क्या कहते हैं उसको, स्टीयरिंग ऐसी बना देते हैं, करते रहते हैं। तो ये शुरुआती स्तर है सीखने की कौशल को, ठीक है। यही प्रतिरूपता है, ठीक है। जैसा वो कर रहा है टीचर वैसा ही वो स्टूडेंट भी करने लगता है। इस स्तर में उसके हाथ में टूल आ जाता है, स्वयं उसको उपयोग करने लग जाता है। फिर उसके बाद अगला स्तर आता है परिशुद्धता का, प्रिसीजन का। इसमें जो है उस जो भी उसको टूल दिया गया है उस टूल को बार बार उपयोग करते करते उसमें क्या आने लगता है, उसमें सुधार आने लगता है, उसको चलाने सीख जाता है। फिर उसके बाद स्पष्ट अभिव्यक्ति का स्तर आता है, आर्टिकुलेशन, है ना। इसमें इस स्तर में जब परिशुद्धता के स्तर से वो ऊपर उठ जाता है, मतलब वो चलाचा उसमें निपुण हो जाता है, तो वो इस स्तर में पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं स्पष्ट अभिव्यक्ति का स्तर, आर्टिकुलेशन का स्तर, ठीक है। अगला स्तर इसमें है प्रकृतिकरण, है ना। इस स्तर में जो है और नई चीजों को फिर सीखने के लिए वो आगे मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। एक चीज सीख गए, बाइक सीख गए, अब कार सीखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आगे के लिए तैयार हो जाता है इस स्तर पर, नई चीजों को अर्जित करने के लिए, नए कौशल को अर्जित करने के लिए, ठीक है ना। इसका टेक्सोनॉमी, इसका चित्र इस प्रकार से बनता है ना। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, फिर नेचुरलाइजेशन, ठीक है। नेचुरलाइजेशन के स्टेज पर मतलब वो एकदम हस्त कौशल हो जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन चला लेता है स्कूटी, शुरू में चलाना सीखे रहोगे। अच्छा, गियर वाली गाड़ी कौन कौन चला लेता है? गियर, अरे आप लोग से भी पूछ रहा हूँ चला लेते हो ना गियर वाली। और लड़कियां क्यों ना गियर वाली गाड़ी नहीं चलाए? ठीक है, चलो गाड़ी जो चलाना सीखे हैं स्कूटी को, है ना। तो शुरू में जो है आप गाड़ी में बैठे हो तो आपका क्या बोलते हैं, ब्रेक और क्या बोलते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर को देखना पड़ता होगा कि ये कितना घूम रहा है। गाड़ी का रास्ता नहीं दिख रहा है, ये एक्सीलेटर को देखना है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, मतलब किस लेवल पे, इस लेवल पर, सीखते सीखते यहीं स्टार्ट यहीं से होगा। सीखते सीखते जब इस लेवल पे आ जाएंगे तब एकदम आप उसके लिए मतलब वो आपके शरीर का एक हिस्सा जैसा हो जाएगा। मतलब आपका दिमाग सोचेगा कि मेरे को स्पीड चलना है, ऑटोमेटिक आपका हाथ जो बढ़ जाएगा, आपको इसीलिए देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आपको अगर रुकना है तो ऑटोमेटिक आपका हाथ जो है ब्रेक में चला जाएगा। ऐसा होता है कि अभी भी देखना पड़ता है आप लोग को, नहीं देखना पड़ता है, मतलब आप नेचुरलाइजेशन के स्तर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ये ज्यादा कुछ अलग नहीं है, वैसा ही है। इसमें भी पहला जो स्तर आता है ज्ञानात्मक रणनीतियां, व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने की तकनीकों एवं विधियों को समावेशित किया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल का स्तर आता है ना। किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। वैसे ही चल रहा है ये भी, है ना, ज्यादा अंतर नहीं है। मनोदृष्टि, एटीट्यूड, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। एटीट्यूड मनोदशा या मनोस्थिति, है ना, व्यक्ति कैसा सोचता है ना, किस प्रकार से वो किसी बात के लिए रिएक्ट करता है, ये सारी चीजें मनोदृष्टि के अंतर्गत आ जाती है, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं सामान्य भाषा में। अगला आता है मौखिक सूचना और इन्फॉर्मेशन। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है ना। जब आप कोई नॉलेज ग्रहण करोगे, है ना, या फिर क्या बोलते हैं कोई आपको नॉलेज देगा, है ना, तो ये प्रक्रिया इसमें सम्मिलित होती है मौखिक सूचना, ठीक है। बिना मौखिक सूचना के आप ज्ञान के स्तर पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, मोटर स्किल एंड फिजिकल एबिलिटी, इस स्तर पर मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं। वही बताया ना वो नेचुरलाइजेशन में, मतलब आपको रुकना है तो ऑटोमेटिक आपका हाथ ब्रेक में जाएगा, है ना। आपको स्पीड चलना है तो अपने आप एक्सीलेटर जो है बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता का स्तर है। तो वैसे ही है ये भी, है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सी उसमें शब्दों का अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण के प्रकार।
ये जो हमने देखा शिक्षण के प्रकार ही थे, उसका वर्गीकरण ही था। अब विशुद्ध रूप से अपन देखते हैं कि शिक्षण को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है ना। इनसे भी कई प्रश्न आता है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ऐसा करके पूछ देता है। शिक्षण के प्रकार जो है शासन व्यवस्था के आधार पर अगर हम देखें, शासन व्यवस्था, कल भी हमने इस टॉपिक पर चर्चा किया था, शासन व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पर जो अगर आप क्लास का माहौल देखते हैं तो इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है स्टूडेंट और दूसरा होता है टीचर। कौन ज्यादा सक्रिय रहेगा, कौन ज्यादा एक्टिव रहेगा, कौन दिशा निर्देश देगा, है ना, या कौन उसमें एक्टिविटी करेगा या कर रहा है ना, इससे क्या होता है वो उसका उसमें अपने को किसका डोमिनेंस ज्यादा है ना, ये पता चल जाता है। अगर टीचर का डोमिनेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है, शिक्षक ही आया क्लास में व्याख्यान दे रहा है, स्टूडेंट से कुछ पूछ नहीं रहा है, या स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी करने नहीं दे रहा है ना, केवल व्याख्यान ही दे रहा है, पढ़ाया लिखाया और चलेगा, वो होता है ना रेडियो, ठीक है। रेडियो जो है पहले का शिक्षण जो रहता था वो तबला होता था, बोलते हैं तबला की पद्धति से चलती थी, और अभी का शिक्षण जो है वो चलता है रेडियो की पद्धति से। रेडियो आपने चालू कर दिया बटन और उसमें गाना चल रहा है फिर, है ना, और वो अपने मन से चल रहा है, जो गाना आ रहा है उसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही टीचर आता है क्लास में और उसके बाद वो चालू हो जाता है, जो उसको पढ़ाना रहता है पढ़ा लेता है ना, और उसके बाद चला जाता है, ठीक है, रेडियो बंद, आज की सेवाएं यहीं तक, ऐसा करके। फिर उसके बाद जो प्राचीन समय में जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट जो है एक साथ एक दूसरे के सानिध्य में रहते थे, है ना। टीचर उसको एक्टिविटी कराता था या उसको ज्ञान देता था, और स्टूडेंट जो है उसको जितना उसको समझ आता था, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल होते थे, उसको भी सामने रखता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दोनों एक्टिव है, ठीक है। ज्ञान का क्षेत्र की ये मतलब डोमिनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमिनेंस वहाँ पर जो है टीचर ही था, लेकिन एक्टिविटी जो है स्टूडेंट का भी रहता था वहाँ पर, ठीक है। तो उसको क्या बोले, तबला क्या होता है, तबला को वादक बजाता है और जैसा बजाएगा वैसे उसमें से धुन निकलेगा। अच्छा बजाएगा मतलब स्टूडेंट अगर ज़्यादा एक्टिव है, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है ना, उससे क्रॉस क्वेश्चन निकाल रहा है, ठीक है, तो टीचर वैसे उसका आंसर निकलते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तबला। तो आप लोग को भी टीचरों को बजाना चाहिए मस्त है, ठीक है, तबले की तरह, ठीक। तो शासन व्यवस्था के आधार पर अपन देखते हैं तो अपने को तीन स्तर या तीन प्रकार या तीन वर्ग अपने को दिखता है शिक्षण का। एक निरंकुश या तानाशाही शिक्षण, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। निरंकुश या तानाशाही शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण यहाँ पर प्रभुत्ववादी होता है। प्रभुत्ववादी मतलब डोमिनेंस किसका होता है, वहां पर शिक्षक का होता है। शिक्षक ही अधिकांश गतिविधियों को करता है ना। स्टूडेंट लर्नर जो रहेगा वहां पे, है ना, अधिगम करता, वो अधिगम करता वहां पर कैसा रहेगा, श्रोता, निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहेगा, वो केवल सुनने का ही काम करेगा, उसके अलावा और कुछ दूसरा काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये कैसी टीचिंग व्यवस्था हो गई, शिक्षण व्यवस्था हो गई, निरंकुश शिक्षण, ठीक है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में वही है, जैसे निरंकुश शासन व्यवस्था में क्या होता है, राजा ने कुछ कह दिया तो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है। प्रजा ने सवाल किया तो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण लिए थे नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर जो है स्टूडेंट को जो स्वतंत्रता नहीं होती निरंकुश तानाशाही शिक्षण व्यवस्था में, कुछ क्रिएटिव करने के लिए या अपनी एक्टिविटी करने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए भी बहुत कम अवसर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, निरंकुश या तानाशाही शिक्षण व्यवस्था। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में क्या होता है, प्रजातांत्रिक शासन में क्या होता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, कोई भी मोदी जी को गाली दे सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया में अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लेकिन अगर तानाशाही व्यवस्था रहता है क्या होता है, अगले दिन से वो दिखता नहीं व्यक्ति, ठीक है। तो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो प्रजा है, जनता है, वो क्या रहता है, विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो शिक्षण का माहौल या कक्षा का जो
परिवेश है अगर ऐसा है ना, जिसमें टीचर जो है वो बोलने का भी कार्य कर रहा है, साथ में स्टूडेंट भी एक्टिव है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां स्टूडेंट्स कराई जा रही है ना। एक उदाहरण इसमें देखे थे अपन पहले, है ना, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, है ना। और अगर आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन, आप क्या बोलते हैं कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या प्रैक्टिकल लैब में जा रहे हैं, मतलब वहां एक्टिव कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है, टीचर भी क्या कर रहे हैं वहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश अनुदेश दे रहा है, ठीक है। तो ये जो स्तर हो जाता है, ये हो जाता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था, है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर? ज्यादा इसमें क्या क्या रहता है, इसमें दोनों एक्टिव रहते हैं, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट। फिर उसका तीसरा आ जाता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, टीचिंग विदाउट इंटरफेरेंस। मतलब इसमें क्या रहेगा, पूरा खुली छूट रहेगी क्लास को, ठीक है। मतलब स्टूडेंट क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है अपनी गतिविधियों को करने के लिए, है ना, चीजों का अध्ययन करने के लिए, है ना, और क्वेश्चनिंग करने के लिए। उसको मतलब वो अपने लेवल पर ही अपना करके ही सीखने का प्रयास करता है। ज्यादा अच्छा शिक्षण इन तीनों में कौन सा है, क्या लगता है आपको? क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है? इसमें इससे बेहतर ये है और इससे बेहतर इसको माना जाता है, ठीक है। टीचर जो है ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, ये पढ़ो नहीं, इसी यूनिट से ही पढ़ना है आपको, ठीक है, या इसी बुक से पढ़ना है आपको, ठीक है। ये क्या हो रहा है, टीचर का हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट को थोड़ा से इंस्ट्रक्शन ही बस दे दिया और इंस्ट्रक्शन दे करके उसको स्टूडेंट को एक्टिव कर दिया कि आप करो, आप स्वतंत्र, आप नेट से देखो, कहीं से भी पढ़ो, है ना, आप स्वतंत्र है। लैब में आपको जाने के लिए दे दिया गया, लैब में आपको जाने के लिए दे दिया गया, है ना, और बोला गया कि आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार आप कोई भी जो भी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल करना है वो प्रैक्टिकल कर सकते हो, स्वतंत्र हो। हस्तक्षेप यहाँ पर टीचर का नहीं होता है, तो ज्यादा अच्छा इसको माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें हस्तक्षेप रहित शिक्षण जो है आज के समय में ज्यादा उपयोगी है, रिलेवेंट है। क्लियर है? अधिगम स्तर के आधार पर, इसको हमने पहले भी देख चुका है ना, विस्तार से इस पर चर्चा किए थे, है ना। पहला जो है स्मृति स्तर का शिक्षण, याद करने से संबंधित, मेमोराइज करने से संबंधित इसको शिक्षण व्यवस्था को हम जानते हैं, ठीक है। ये निम्न कक्षाओं के लिए या कम आयु वर्ग के स्टूडेंट के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षण, मेमोरी लेवल टीचिंग। उसके बाद दूसरा स्तर देखे थे हम अबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर या समझ का स्तर भी इसको कहते हैं, ठीक है। जब उस लेवल से ऊपर उठ जाता है ना, स्मृति स्तर से स्टूडेंट अगर ऊपर उठ जाता है तो फिर उसमें किसमें पहुंचता है, वो अवबोध या समझ के स्तर पर पहुंचता है, जिसमें चीजों को वो समझने का प्रयास करता है या उसको समझाने के लिए रणनीतियां अपनाई जाती है। तीसरा स्तर है इसमें विचारात्मक स्तर शिक्षण, है ना, विचारात्मक स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, बौद्धिक स्तर का है, ऊंची कक्षाओं के लिए या उच्च आयु वर्ग के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा ये चिंतनशील, विचारशील स्तर का शिक्षण है ना। इसमें व्यक्ति का जो क्या कहते हैं संश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, आलोचनात्मक क्षमता, है ना, नए चीजों को सृजन करने की क्षमता का विकास होता है इस स्तर पर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अच्छा है बोला जाए तो सभी अच्छा है ना, लेकिन अलग अलग स्तर के लिए कम आयु वर्ग के लिए ये उचित है, मध्यम आयु वर्ग के लिए ये, और उच्च आयु वर्ग के लिए ये। और तीनों व्यवस्थाएं या तीनों प्रकार का शिक्षण जो है हर आयु वर्ग में होता है, उसकी मात्राएं कम ज्यादा होती है ना। ये स्तर सबसे कम आयु वर्ग के स्टूडेंट या विद्यार्थी के साथ भी होगा, लेकिन उसमें ज्यादा उसकी किसकी मात्रा होगी, वहां पर शिक्षण के कौन सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, स्मृति स्तर, है ना। उसमें अवबोध स्तर और विचारात्मक स्तर कम रहेगा। जब मध्यम आयु वर्ग के विद्यार्थी की बात करते हैं
तो उसमें वो अवबोध स्तर का शिक्षण जो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ विचारात्मक और स्मृति स्तर का भी शिक्षण उसमें सम्मिलित रहेगा। ठीक है, विचारात्मक स्तर पे आते हैं तो ये दोनों चीज़ों से वो बहुत ऊपर उठ चुका रहता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रूप में भाई विचारात्मक स्तर का शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें क्या उसको किसी सिद्धांतों के बारे में, नियमों के बारे में नहीं बताया जाएगा, हाँ कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है आपको, है ना। तो ये स्तर भी इसमें क्या रहता है, मतलब उच्च आयु वर्ग में सम्मिलित रहता है, लेकिन ज़्यादा उसमें क्या रहता है, विचारात्मक स्तर का ही शिक्षण किया जाता है। शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, इस पर भी हमने थोड़ा चर्चा किया था। शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर मतलब जहां पर आप ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान जो है किस स्थान पर आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या संगठित है, औपचारिक है या असंगठित है, अनौपचारिक है। जैसे आपने एडमिशन लिया इस महाविद्यालय में, इस महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया, ये महाविद्यालय एक संस्था के रूप में स्थापित है, इसका एक भवन है ना, इसके नियम बने हुए हैं, है ना, रूटीन बना हुआ है, टाइम टेबल बना हुआ है, इस ये पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को अनुपालन करता है, उसके अनुसार यहाँ चलता है पढ़ाई लिखाई, है ना। आप एक निश्चित कक्षा के अनुसार आप पढ़ते हैं, एक कक्षा, फिर उससे पास हो गए तो दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, है ना, एक सिस्टमेटिक रूप से चलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका औपचारिक शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में किसी संस्था में उसमें नियमित रूप से उसमें एडमिशन लेकर के अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था या अनौपचारिक शिक्षण, यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती ज्ञानार्जन करने की। ठीक है, स्वतंत्र होता है शिक्षार्थी या जो लर्नर रहता है, वो क्या रहता है, वो फ्री रहता है, वो चाहे कोई भी पढ़े, किसी भी प्रकार की चीज़ों को पढ़े। अगर आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं कुछ चीज़ों को उसमें, तो उसमें कुछ भी देखने के लिए स्वतंत्र है ना, आपको वही चीज़ ही देखना है। यूट्यूब ने कोई निर्धारित तो नहीं कर दिया है, आप तो स्वतंत्र हैं कुछ भी चीज़ देखने के लिए उसमें, है ना। तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक। आप कहीं गए हैं, आपके बड़े चर्चा कर रहे हैं, आप बातों को सुन रहे हो, होता है ना, बड़े लोग बात करते रहते हैं तो क्या बात कर रहे हैं करके छोटे सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए अपने वहाँ से मिल जाता है। तो जानना सीखना ही तो शिक्षण है ना, लेकिन वो कहाँ से हो रहा है, असंगठित क्षेत्र से हो रहा है। कोई उसके लिए नियमित कोई संस्थागत संरचना नहीं है वहाँ, तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षण, है ना। ये इसमें इसके भी कुछ लाभ है और कुछ हानियां हैं, इसके भी कुछ लाभ है और हानियां हैं, और ये दोनों जो है ऐसा नहीं है कि यही चल रहा है तो यही चल रहा है, ये चल रहा है तो यही चल रहा है ना, दोनों भी साथ साथ चल सकते हैं, है ना। आप यहाँ विद्यालय आते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, घर जाते हैं, फिर मोबाइल लेकर के फिर देखते हैं, रील्स खिसकाते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कोई आ करके कुछ न कुछ बताता है, आइए 2 मिनट की मैगी को हम 2 घंटे में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है ना। यूट्यूब में देख रहे हैं या गूगल में, विकीपीडिया में कुछ सर्च करके देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई कई चीज़ें हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपने को मिल जाता है। पाठ्यक्रम में जो रहता है उसको हम सर्च करके देखते हैं, उसको देखते देखते कई और अन्य चीज़ें भी दिख जाती हैं, है ना। देखने के लिए गए थे, वो अपने सिलेबस का कुछ चीज़ को सर्च कर रहे थे, फिर उसके बाद उसमें कुछ और वो क्या बोलते हैं, किचन में कुछ पकाने खाना खजाना वाला दिख गया, उसको देखने में गए, तो वो भी क्या लर्निंग ही है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित उसका पैटर्न रहता है ना, उसकी संरचना होती है, उसके अनुसार वो शिक्षण चलता है ना। और इसमें जो है मतलब बंध जाता है ना स्टूडेंट, जो चीज उसको दिया जाएगा वही ग्रहण करेगा, है ना, उससे बाहर का नहीं कर सकता, तो उसका बौद्धिक विकास क्या हो जाएगा, उसकी दायरा, बौद्धिक विकास का दायरा सीमित। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षण में कुछ भी अध्ययन कर रहा है, उसको कोई दिशाहीनता है, इसमें एक दिशा है, भले बंधा हुआ है लेकिन एक दिशा है, इसमें दिशाहीनता भी प्राप्त कर सकता है। बम कैसे बनाना है सीख गया, नेट में सर्च करते करते। तो ये डीमेरिट्स है इसके अनौपचारिक शिक्षण के, लेकिन इसमें जो बौद्धिक विकास जो है वो
उसका बौद्धिक विकास के लिए स्वतंत्र रहता है और उसका ज़्यादा व्यापक विकास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। ये दोनों मिक्स्ड टीचिंग है ना, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। जैसे कि कोई प्राइवेट कर रहा है, ठीक है, या कोई जो ओपन यूनिवर्सिटीज होते हैं या ओपन स्कूल होता है वहाँ से अध्ययन कर रहा है, वहाँ से क्या हो जाता है उसको पत्राचार शिक्षण जिसको बोलते हैं, है ना, वहाँ से उसको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, घर में स्वयं से पढ़ता है वो, है ना, और वहाँ के अलावा सिलेबस उसको मिला हुआ है तो अपने से भी वो सर्च करके चीज़ों को कहीं कहीं से देखता है। तो वो और थोड़ा औपचारिक भी और थोड़ा अनौपचारिक भी है, इसलिए उसको एक तीसरा स्तर में रख दिया जाता है निरौपचारिक। जिसके पास जो है पढ़ना है भाई और वो जा नहीं पा रहा है, कुछ जॉब में है, तो उसको और पढ़ना है आगे तो किस में जाएगा, वो निरौपचारिक शिक्षण जाएगा, है ना। इसमें आपको डिग्री मिलती है, डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा, इसमें भी डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा, इसमें डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण। अगला आता है उद्देश्य के आधार पर, इसको अभी हमने देखा डिटेल से, है ना। संज्ञानात्मक, कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, पहचानना, जानना, ठीक है। ये किस स्तर पर होता है, इस चीज को जानना समझना बौद्धिक स्तर पर होता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र अपन देखेंगे, उसी तरह भावात्मक क्षेत्र इफेक्टिव, ठीक है, इमोशंस से जुड़े हुआ क्षेत्र है ना। इमोशन को भी क्या करता है स्टूडेंट, सीखते हुए चलता है ना, और उसके भी अलग अलग स्तर आते हैं सीखने के लिए। मनोव्यक्त्यात्मक में क्या हो जाता है, ये हैंड से रिलेटेड है, ठीक है। साइकोमोटर जिसको बोल रहे हैं, मोटर मतलब गति करना, चलना, है ना। साइको मतलब मन से संबंधित, ठीक है। तो आप इस स्तर के शिक्षण में क्या करते हैं, इस स्तर के शिक्षण में जो कोई स्किल कौशल को सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो किसी भी चीज के कौशल को सीखने के लिए हम जिसको हाथ की कला, हस्तकला बोलते हैं एक प्रकार से, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है और वो भी धीरे धीरे स्तर के साथ उसका क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है ना। क्या होता है, जैसे कोई मिट्टी का कोई खिलौना बना रहा है या बर्तन बना रहा है, तो शुरू में वो क्या बनेगा, चाक में जो रहता है राउंडिंग चलते रहता है, देखे होंगे, भले आप लोगों ने नहीं बनाया, वीडियो में देखे होंगे कई लोगों को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, शुरू में जब चलाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो क्या बनने लगता है, वो थोड़ा ठीक ठाक बनने लगता है। लेकिन वही कुम्हार को देखते हैं जो उसका दिन रात काम करता है ना। ये कोई प्रोफेशनल, कई लोग जो है पॉट मेकिंग का काम करते हैं, है ना, जिसको यूट्यूब में मिल जाएगा पॉट मेकिंग, तो वो एकदम सुंदरता से एकदम फिनिशिंग के साथ करते हैं और ज़्यादा उसको फोकस रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा दिमाग को उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक ही वो जो है उसका जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजी या उसका न्यूरॉन्स, उसकी तंत्रिका तंत्र जो है उसको अपने आप काम करने में लगा देता है, ठीक है। वो लास्ट में नेचुरलाइजेशन देखे ना, उसमें इतना निपुण हो जाता है कि उसकी तंत्रिकाएं ऑटोमेटिक ही उसमें काम करने लग जाती है। किसी भी चीज़ को चलाना सीखते हैं, है ना, किसी भी टूल को यूज करना जब हम सीखते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है। अगला जो है अपना इसमें प्रकृति के आधार पर शिक्षण की प्रकृति कैसी है ना, उसका स्वरूप कैसा है, उसके आधार पर भी शिक्षण को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। पहला वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। वर्णनात्मक स्तर के शिक्षण में क्या होता है, मतलब टीचिंग जो रहेगा उसको केवल वो व्याख्या तक ही, वर्णन करने तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। कोई भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है ना, उसको क्या किया जाता है, अगर स्टूडेंट के सामने वर्णन कर दिया जाता है, मतलब एक प्रकार से किसी को जानकारी देने से संबंधित अगर शिक्षण है तो वो क्या कहलाएगा, वर्णनात्मक शिक्षण, ठीक है। दूसरा आता है निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक। इस प्रकार के शिक्षण में क्या किया जाता है, किसी समस्या के पहचान से संबंधित होता है, ठीक है। किसी समस्या को अपने को, जैसे स्टूडेंट की समस्या, स्टूडेंट के सीखने से संबंधित समस्या, वो क्या बोलते हैं कोई चीज अच्छे से समझ पाता है कि नहीं, है ना, वो कुछ चीजें कर पाता है कि नहीं, है ना, वो समाज में कैसे रहता है, इस चीज को अपन अगर जानने के लिए अगर
अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है क्या, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत। और जब मतलब समस्या के पहचान से संबंधित, समस्या पहचानने से संबंधित अगर शिक्षण दिया जाता है तो वो निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार अगर समस्या का आपने को पता चल जाता है तो अगला उसमें आता है शिक्षण का भाग, वो है उपचारात्मक, है ना, मतलब समस्या के समाधान करने से संबंधित शिक्षण किया जाएगा तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाएगा, थेरेपेटिक, ठीक है। कोई समस्या अपने को जान रहे हैं, समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं, ठीक है, अब उस समस्या का अपने को कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है, उसके लिए हम कोई अगर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो उपचारात्मक शिक्षण, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये शिक्षण का वर्गीकरण था। नेक्स्ट क्लास में शिक्षण की विशेषताएं और इसके कुछ सिद्धांत उसको देखेंगे, और साथ ही जो है अपन इस टीचिंग वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। तो आज का अपना क्लास यही तक था। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपके कुछ सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल कमेंट करिए। थैंक यू।